पहला सवाल है अहोम किंगडम की पहली राजधानी के बारे में। ये एक बहुत शक्तिशाली राजवंश था। और सही जवाब है बी, चराइदेव। इसे 13वीं सदी में राजधानी बनाया गया था। अहोम किंगडम ने असम पर लगभग 600 सालों तक राज किया। बहुत लंबा समय है। अच्छा, अगला सवाल है कि सरथेबारी शहर किस चीज के लिए मशहूर है? जवाब है बी, बेल मेटल इंडस्ट्री। सरथेबारी अपने कांसे के पारंपरिक काम के लिए जाना जाता है। अगला सवाल वृंदावनी वस्त्र के बारे में है, पर इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। असल में ये ऐतिहासिक कपड़ा 2 टुकड़ों में है, एक लंदन और दूसरा पेरिस के म्यूजियम में। सवाल है असम का स्टेट बर्ड कौन सा है? कोई आइडिया है? सही जवाब है ए, देव। हाँ, जिसे व्हाइट विंग्ड वुड डक भी कहते हैं। अब एक सवाल अजार के पेड़ के बारे में, जिसे प्राइड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसके फूलों का रंग होता है वाइब्रेंट पिंक से लाइट पर्पल के बीच का, यानी मॉव। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा पेड़ असम का मूल निवासी नहीं है? जवाब है डी, यूकेलिप्टस। होलोंग और अगरवुड तो वहीं के हैं, पर यूकेलिप्टस नहीं। आखिर में कुछ सवाल ऐसे हैं जो हर जगह पूछे जाते हैं, जैसे कि रोमन न्यूमरल वी का क्या मतलब होता है? बहुत सिंपल है, इसका मतलब है 5। और ह्यूमन बायोलॉजी से भी एक क्लासिक सवाल पूछा गया है। जवाब है बी, किडनीज। यही हमारे शरीर का फिल्टरेशन सिस्टम है। एक ऐसा नंबर सोचिए जिसे अगर 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 बचे। कौन सा नंबर हो सकता है वो? देखिए, ऐसे सवालों को हल करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? उल्टा चलिए, मतलब जवाबों से शुरू करते हैं। चलो 14 को ट्राई करते हैं। 14 को 6 से डिवाइड किया तो अरे हाँ, 2 ही तो बचा। ये तो काम कर गया। अब देखते हैं कि बाकियों के साथ भी ऐसा ही होता है या नहीं। ओहो, ये तो कमाल हो गया। सिर्फ 14 ही नहीं, 8, 14 और 20 तीनों को 6 से भाग देने पर रिमाइंडर 2 ही बचता है। इसका मतलब सही जवाब है डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल है, अगर किसी नंबर x का 1/4 यानी 1/4 हिस्सा 15 है, तो उसी नंबर x का 30% कितना होगा? थोड़ा दिमाग लगाइए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 स्टेप्स में काम करना होगा। पहले तो x पता लगाना है। अच्छा, अगर x का 1/4 15 है, तो पूरा x कितना हुआ? 15 गुणा 4 यानी 60। सिंपल। अब बस 60 का 30% निकालना है, जो कि बहुत आसान है। और जवाब आता है 18। क्या आपका भी यही आया? अगर हाँ, तो भाई मैथ्स में तो आप पक्के हैं। ये सवाल है एक दुकानदार के बारे में जो अपना सामान बेचकर कुछ प्रॉफिट कमाना चाहता है। अब इसको समझने के लिए बस 2 चीजें जाननी है। एक होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब दुकानदार ने वो सामान कितने में खरीदा, मान लीजिए 100 रुपए में। और दूसरा है प्रॉफिट, मतलब वो उस पर कितना एक्स्ट्रा पैसा कमाएगा, जो यहाँ पर है 100%। तो वो इसे बेचेगा कितने में? इसका फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है, बस कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को जोड़ दीजिए। तो 100 रुपए की लागत और उस पर 100 रुपए का ही मुनाफा, मतलब सेलिंग प्राइस हुआ 200 रुपए। वाह, दुकानदार ने तो सीधे सीधे अपनी लागत डबल कर ली। अब जरा सोचिए, आपके पास एक पत्थर है, एक लोहे की कील है, कांच का एक टुकड़ा है और एक बर्फ का टुकड़ा। अगर इन सबको पानी में डालें तो इनमें से कौन सी चीज तैरेगी? क्या लगता है? इसका जवाब छिपा है एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं डेंसिटी। आसान भाषा में समझें तो जो चीज पानी से कम घनी यानी हल्की होगी वो तैरेगी, और जो ज्यादा घनी यानी भारी होगी वो डूब जाएगी। तो देखिए, पत्थर, लोहा और कांच ये सब पानी से ज्यादा डेंस होते हैं, इसलिए ये तो सीधे नीचे चले जाएंगे। लेकिन बर्फ की कहानी थोड़ी अलग है, और यही वजह है कि सही जवाब है बर्फ का टुकड़ा। है ना ये कमाल की बात? पानी जब जमकर बर्फ बनता है तो वो फैल जाता है और असल में पानी से हल्का हो जाता है, इसीलिए तैरता है। यहाँ हमारे पास 4 फल हैं, एवोकाडो, कटहल, पपीता और आम। अब आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा एक फल बाकियों से अलग है, मतलब ऑड वन आउट है। जरा ध्यान से सोचिए। इसका राज इनके उगने के तरीके में है। एवोकाडो, आम और पपीता ये तीनों एक ही फूल से बनते हैं, जिन्हें सिंगल फ्रूट कहते हैं। लेकिन कटहल असल में एक फल नहीं बल्कि कई छोटे छोटे फलों का एक गुच्छा होता है, जो एक साथ मिलकर एक बड़ा फल बनाते हैं। मतलब एक पूरा गुलदस्ता ही समझ लीजिए। तो अपनी इसी अनोखी बनावट की वजह से इन चारों में जो अलग है
वो है कटल। भूपेन हजारिका सेतु किन दो जगहों को जोड़ता है? आपके ऑप्शंस हैं ए सादिया बोकाखाट, बी सादिया कृष्णपुर, सी ढोला सादिया या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है सी ढोला सादिया। भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सादिया ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुत ही जरूरी बीम ब्रिज है। ये लोहित नदी पर बना है और असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के बीच एक अहम कड़ी का काम करता है। सवाल है, इनमें से कौन सा एथनिक समुदाय बाथो पूजा मनाता है? ए मिशिंग, बी कार्बी, सी तीवा या डी बोडो? और सही जवाब है डी बोडो। बाथो पूजा बोडो लोगों का सबसे अहम धार्मिक त्योहार है। ये बोडो समुदाय असम के बोडो टेरिटोरियल रीजन का एक मूल नरवंश भाषाई समूह है। ये त्योहार उनके सबसे बड़े देवता बाथो भराई की पूजा के लिए समर्पित है। जोनबिल मेला किस चीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस है? ए बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय, बी गाना बजाना और डांस, सी भावना या डी सूखी मछली? सही जवाब है ए वस्तु विनिमय प्रणाली। जरा सोचिए, जोनबिल मेला एक 3 दिन का सालाना मेला है जो अपनी एक बहुत ही दुर्लभ प्रथा के लिए जाना जाता है, एक कैशलेस बार्टर सिस्टम। सदियों से पहाड़ों और मैदानों के लोग इस मेले में एक दूसरे से सामान का लेन देन करने के लिए इकट्ठा होते हैं। नाम घोषा के लेखक कौन थे? ए महापुरुष शंकरदेव, बी महापुरुष माधवदेव, सी महापुरुष दामोदर देव या डी महापुरुष हरिदेव? इसका सही जवाब है बी महापुरुष माधवदेव। नाम घोषा एक शरण धर्म का एक ग्रंथ है जो एक वैष्णव परंपरा है। इसे महान संत और विद्वान श्रीमंत शंकरदेव के शिष्य माधवदेव ने लिखा था। इस ग्रंथ में भगवान कृष्ण की तारीफ में 1000 से भी ज्यादा श्लोक हैं जिन्हें घोषा कहा जाता है। संस्कृति से अब हम इतिहास की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल हमें असम के अतीत के एक बहुत ही अहम पल में वापस ले जाएगा। 26 फरवरी 1858 को मणिराम देवान के साथ किसे फांसी दी गई थी? ए पियाली बरुआ, बी कुशल कंवर, सी मुकुंद काकती या डी तिलक डेका? ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का एक बहुत ही जरूरी पल है। सही जवाब है ए पियाली बरुआ। मणिराम देवान असम में 1857 के भारतीय विद्रोह के एक बड़े लीडर थे। उन्हें और उनके साथी पियाली बरुआ को अंग्रेजों ने सबके सामने फांसी दे दी थी। 26 फरवरी 1858 को उनकी शहादत ने उन्हें इस क्षेत्र की आज़ादी की लड़ाई का हीरो बना दिया, जिसका सामना ये इलाका आज भी कर रहा है। हमारा आखिरी सवाल ये है, इनमें से कौन सी चीज पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है? ए भेड़ पालना, बी फसलों की खेती, सी पराली जलाना या डी मछली पकड़ना? सही जवाब है सी पराली जलाना। पराली जलाना वो प्रैक्टिस है जिसमें फसल कटने के बाद बचे हुए डंठल को जला दिया जाता है। ये एयर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन जैसी जहरीली गैसें निकलती हैं। और ये न सिर्फ उस इलाके बल्कि दूर दूर तक हवा की क्वालिटी को बहुत खराब कर देता है। एक ऐसा इंसान जो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से काम करने में केपेबल हो, उसे क्या कहेंगे? जरा सोचिए इस बारे में। और ऑप्शंस देखते हैं। सुनने में तो सारे ही शब्द काफी पॉजिटिव लगते हैं, है ना? पर यहाँ एक खास इकोनॉमिक टर्म की बात हो रही है। और सही जवाब है ए मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स। ये सिर्फ एक व्यक्ति की काबिलियत के बारे में नहीं है, बल्कि इकोनॉमी में उसके योगदान के बारे में है। दिलचस्प बात यह है कि आज कॉर्पोरेट दुनिया में इसका मतलब सिर्फ कर्मचारी नहीं, बल्कि किसी कंपनी की सबसे कीमती संपत्ति होता है। प्राचीन काल में कलिंग नाम से किस राज्य को जाना जाता था? तो ऑप्शंस हैं ये 4 राज्य। क्या कुछ याद आ रहा है? मशहूर कलिंग युद्ध किस इलाके में लड़ा गया था? और सही जवाब है डी ओडिशा। ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल फैक्ट नहीं है, बल्कि ये सम्राट अशोक की जिंदगी के उस टर्निंग पॉइंट से जुड़ा है। कहते हैं कि इस युद्ध में हुई तबाही देखकर ही अशोक का दिल बदल गया था, जिसने न सिर्फ उनकी जिंदगी बदली बल्कि पूरे भारतीय इतिहास का रुख मोड़ दिया। जातक कथाओं के बारे में तो हम सब ने सुना ही है, पर ये हैं क्या असल में? किस चीज का कलेक्शन है ये? क्या ये कविताएं हैं, उपन्यास, नाटक या फिर कहानियां? क्या लगता है? जी हां, सही जवाब है डी कहानियां।
और ये कोई आम कहानियां नहीं है, बल्कि इनमें गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों के किस्से हैं जो हमें मोरालिटी और विजडम सिखाते हैं। यानी एक एपिक को पहचानना है। ऑप्शंस पर नजर डालिए। रामचरितमानस, रामायण, मेघदूत और नाट्यशास्त्र। अब यहाँ पहले दो ऑप्शन कंफ्यूज कर सकते हैं, है ना? देखिए, दिए गए ऑप्शंस में से सही जवाब है ए, रामचरितमानस। यहाँ ये समझना जरूरी है कि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण ओरिजिनल संस्कृत महाकाव्य है, लेकिन रामचरितमानस को 16वीं सदी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा था। तो इस सवाल के ऑप्शंस के हिसाब से ये सबसे सटीक जवाब है। तो सवाल ये है, अगर 12 आदमी एक काम 15 दिन में करते हैं तो 9 आदमियों को वही काम करने में कितने दिन लगेंगे? इसे समझने के लिए चलिए जानकारी को इस तरह से टेबल में रख लेते हैं। पहले थे 12 आदमी और 15 दिन, अब है 9 आदमी और दिन हमें निकालने हैं। इसे सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम पहले टोटल काम निकाल लें। सोचिए, अगर एक आदमी को ये सारा काम करना पड़ता तो कितना वक्त लगता? तो हम 12 आदमियों को 15 दिनों से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आता है 180। मतलब काम इतना है कि एक आदमी को 180 दिन लग जाएंगे। अब इस 180 यूनिट काम को हम 9 आदमियों में बांट देंगे तो जवाब आता है 20 दिन। सिंपल लॉजिक है, लोग कम होंगे तो दिन तो ज्यादा लगेंगे ही। एक सेब 24 रुपए का है, एक बॉक्स में 30 सेब हैं, तो ऐसे 6 बॉक्स की कुल कीमत क्या होगी? इसे सॉल्व करने के लिए 2 स्टेप्स हैं। पहला, हम पता लगाते हैं कि कुल सेब कितने हैं। 6 बक्से हैं, हर बक्से में 30 सेब, तो 6 को 30 से गुणा किया, हो गए 180 सेब। अब बस दूसरा स्टेप, इन 180 सेबों की कुल कीमत निकालनी है और एक सेब की कीमत है 24 रुपए। तो टोटल कॉस्ट हुई 4,320 रुपए। देखा कैसे एक बड़ा सवाल छोटे छोटे हिस्सों में बंटकर आसान हो जाता है।